दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज का मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में अभी अभी देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाइव में आकर घोषणा कर दिए हैं। पूरे देश में 5 बड़े नए नियम लागू किए जाएंगे। आज एक एक करके देश दुनिया के बारे में विस्तार से बतलाएंगे। साथ में मोदी सरकार और राज्य की सरकार ने कौन कौन से नई योजनाएं लाई हैं और वर्तमान समय में कौन कौन सी योजना मिल रहा है। सब कुछ बारीक से, सब कुछ विस्तार से एक एक करके वीडियो में बने रहे अंत तक। अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब की कर दीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस जिला से, किस क्षेत्र से, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्तों, आप सभी को पता है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई थी। कुछ ऐसे महिला हैं जिनको यह राशि नहीं मिला था। आगे बता दें कि बेहद खुशी की बात, अगले 10,000 रुपए भुगतान करने की डेट जारी हो चुका है। बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, केंद्र सरकार 14 दिसंबर को डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपए की राशि महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी है, ताकि महिलाओं को स्वरोजगार करने का बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अगली खबर है, आप महिलाओं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, नए आवेदन शुरू हो गए हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार करती है। आवेदन के लिए महिला की आयु 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए और पारिवारिक आय 1,20,000 रुपए से कम होनी चाहिए। दोस्तों, आवेदन अक्सर पीएम विश्वकर्मा योजना के आधिकारिक पोर्टल services.india.gov.in या सीएससी सेंटर के माध्यम से किए जाते हैं। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड महिला का, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, कुछ योजना 18 से 55 वर्ष तक, पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र या सामुदायिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो, बैंक खाता पासबुक। साथ ही अगली खबर। दोस्तों, आप अगर किसान हैं तो आपको बेहद खुश होने वाली खबर बताने जा रहा हूं। गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए आज ही ये 3 खाद डालें। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि एक भी योजना और नियम उसे मिस नहीं हो सके। पहला रसायन यूरिया, दाने भरने और बालियों की लंबाई बढ़ाने में मदद करती है। पोटाश, फसल को मजबूत बनाती है और रोगों से बचाती है। जिंक सल्फेट, पौधों की वृद्धि और अच्छी गुणवत्ता वाले दानों के लिए जरूरी है। इन्हें सही मात्रा और सही समय पर डालने से बालियों की लंबाई दोगुनी हो सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार की प्रति बहुत बड़ा योजना घोषित किया गया है। केंद्र सरकार वृद्ध, विधवा और विकलांगों के लिए पेंशन डबल करने का ऐलान कर दिया है। बिहार राज्य में वृद्ध, विधवा और विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब 400 रुपये की जगह 1,100 रुपये प्रतिमाह मिल रहे थे। यह बढ़ोतरी जून 2025 में लागू हुई है और बढ़ी हुई राशि हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती थी। अब यह पेंशन डबल कर दिया गया है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सहारा समूह की सहकारी समितियों में जिन लोगों ने पैसा लगाया था, उनके लिए रिफंड, पैसा वापसी की रकम बढ़ा दी है। अब पहले चरण में आपको 50,000 रुपए तक मिल सकते हैं। पहले यह लिमिट 10,000 रुपए थी, जिसे अब 5 गुना बढ़ाया गया है। यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। इसके लिए आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा, लिंक्ड होना चाहिए। यह पैसा उन निवेशकों को मिलेगा जिन्होंने CRCS सहारा पोर्टल mocrefund.crcs.gov.in पर सही तरीके से ऑनलाइन आवेदन किया था और उनके दस्तावेज जैसे निवेश का प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं। यह उन छोटे निवेशकों के लिए बड़ी राहत है जिनका निवेश 5 लाख रुपए तक है, क्योंकि उन्हें अब पहले से ज्यादा पैसा वापस मिल पाएगा। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है या आपका पैसा 10,000 रुपए से कम मिला है, तो आपको CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर अपनी स्थिति, स्टेटस जांचनी चाहिए या फिर से आवेदन, रीसबमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। मुंगेर में जल्द ही टाउनशिप का निर्माण होगा। राज्य कैबिनेट ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे शहर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह टाउनशिप स्मार्ट सिटी मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाएं और हरियाली का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्थानीय नागरिकों और नेताओं ने इस परियोजना का स्वागत किया है, जिससे मुंगेर के विकास को नई दिशा मिलेगी। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार ने इससे जुड़े कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं।
जिनका असर सीधे आम लोगों पर पड़ने वाला है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैन कार्ड सिर्फ टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बैंक अकाउंट खोलने से लेकर बड़े लेन देन तक हर जगह पैन कार्ड की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपने सरकार के नए नियमों का पालन नहीं किया तो परेशानी में पड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय कुमार ने कहा कि सांसद होने के नाते उनके पास सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड्स के तहत निधि उपलब्ध है। संजय कुमार ने करीमनगर की जनता से बीआरएस और कांग्रेस के धोखे में न आने की अपील की और कहा कि केवल भाजपा ही निधि देगी। सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और शहर में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। अब महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर 46,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह पहल महिलाओं को सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है। निगरानी ब्यूरो ने रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें 10.5 लाख से अधिक नकद, 27 लाख के जेवर और जमीन के कई प्लॉट बरामद हुए। जांच में उनके बैंक खाते में 40 लाख और 3 अन्य प्लॉट का पता चला। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई, जिसमें उनकी संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से काफी अधिक पाई गई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नए लेबर कोड से बेरोजगारी में 1.3% तक की कमी आ सकती है और इससे 77 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा। यह आकलन 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की वर्तमान श्रम बल भागीदारी दर 60.1% और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औसत कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या 70.7% पर आधारित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता के साथ सुशासन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके। अरविंद कुमार चौधरी ने विभागों के कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए निगरानी विभाग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सरकार के द्वारा एलपीजी गैस के सिलेंडरों पर सब्सिडी का नियम लागू करते हुए शुरुआत में 100 से 150 रुपए तक की सब्सिडी ही कनेक्शन धारकों के लिए प्रदान करवाई जाती थी। हालांकि पिछले कुछ सालों के अंतर्गत सब्सिडी में आकर्षक बदलाव कर दिए गए हैं। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए 300 से 300 तक का सब्सिडी का लाभ प्रदान करवाया जाता है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार सरकार ने विभागों में खाली पदों को भरने पर ध्यान केंद्रित किया है। भवन निर्माण विभाग ने सभी भवन अंचलों से कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा है। 15 दिनों के अंदर जानकारी न देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार ने 1 दिसंबर से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होने वाले 4 नए नियम तय किए हैं। ये नियम मुख्य रूप से लाभार्थियों की पहचान, सब्सिडी वितरण। पहला नियम है राशन कार्ड धारक का डिजिटल वेरिफिकेशन। सभी राशन कार्ड धारकों को अपना आधार, पता और मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी होगा। दूसरा, गैस सिलेंडर सब्सिडी पाने के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है। बिना लिंकिंग के सब्सिडी बंद हो जाएगी। तीसरा, राशन और गैस की खरीदारी के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। बिहार सरकार ने पेंशन और सेवांत लाभ के मामलों में देरी को लेकर सख्ती दिखाई है। विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इन मामलों की नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिले। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी 3 महीने से अधिक समय तक किसी मामले को लंबित रखता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए नवंबर 2025 एक बड़ी राहत लेकर आया है। लंबे समय से बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के 3 महीनों का बकाया अरियर्स भी नवंबर की सैलरी के साथ जारी किया जा रहा है। यह अपडेट लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए आर्थिक सहारा साबित होगा। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित अपना आवास नहीं छोड़ेंगी। आरजेडी ने इस मुद्दे पर 20 वर्षों से जुड़े सवाल उठाए हैं और कहा है कि इतने दिनों में खाली क्यों नहीं कराया गया।
डिजिटल युग में शिक्षा लगातार तकनीक पर निर्भर होती जा रही है। ऐसे समय में सरकार द्वारा शुरू की गई फ्री लैपटॉप योजना 2025 छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का लक्ष्य उन विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधन प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण लैपटॉप नहीं खरीद पाते। यह योजना 9वीं, 10वीं और 12वीं के साथ साथ स्नातक स्तर के छात्रों को भी लाभान्वित कर रही है। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए। पटना में जिलाधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना लगाया गया और सामान जब्त किया गया। नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद और फुलवारी शरीफ समेत कई अंचलों में कार्रवाई की गई। कुल 52,300 रुपए का राजस्व वसूला गया। जिलाधिकारी ने सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त रखने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और अब यह चर्चा जोरों पर है कि सरकार 50% महंगाई भत्ता डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो जनवरी 2026 से कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने सरकार से कुछ और नई मांगें भी रखी हैं, जिन्हें लेकर बातचीत जारी है। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज्य से निकालकर विकास की राह पर अग्रसर किया। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए और सामाजिक सुधारों का समर्थन किया, जिससे बिहार में सकारात्मक बदलाव आया। अक्टूबर में बिहार में अतिवृष्टि, बाढ़ और मोन्था तूफान से फसलों को भारी नुकसान हुआ था। सरकार ने प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत राहत देने का फैसला किया है। 33% से अधिक फसल नुकसान वाले रैयत और गैर रैयत किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। वर्षाश्रित फसलों के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित फसलों के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2025 है। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में रैगिंग की शिकायत मिलने से हड़कंप मच गया। प्राचार्य ने एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई और छात्रों से पूछताछ की। छात्रों ने रैगिंग के आरोपों से इनकार किया। जांच में शिकायत गलत पाई गई। प्राचार्य ने रैगिंग साबित होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पटना जंक्शन के पास गोलंबर के नजदीक सड़क की हालत खराब होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। नाले के ढक्कन ठीक से नहीं लगे होने के कारण यातायात बाधित है और दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से तत्काल मरम्मत की मांग की है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जंक्शन पर लाखों यात्रियों की आवाजाही होती है, इसलिए सड़क की मरम्मत जरूरी है। बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर धुंध के कारण कई उड़ानें विलंबित हुईं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। हैदराबाद से आने जाने वाली 2 उड़ानें रद्द कर दी गईं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु से आने वाली उड़ानें भी देरी से पहुंची। सबसे अधिक विलंब बेंगलुरु की उड़ान में हुई। उड़ान रद्द होने से यात्रियों को टिकट रिफंड और पुनर्निर्धारण में दिक्कतें आईं। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में सुबह कोहरा छाया रहेगा और हल्की ठंड का अनुभव होगा। तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। दिन में गर्मी और सुबह शाम ठंड रहेगी। पूर्णिया में सबसे कम दृश्यता दर्ज की गई। बक्सर में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुत बड़ा चैनल। वीडियो के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा ताकि एक भी खबर उनसे मिस नहीं हो सके। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर सन्नाटा है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें अब 39 हार्डिंग रोड में रहना होगा, जिसे राजद राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है। राजद नेता बंगला खाली न करने की बात कर रहे हैं क्योंकि यह लालू परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। नया आवास बड़ा होने पर भी गृहस्थी जमाने में समय लगेगा। पटना के जिलाधिकारी ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक शिकायत निवारण सेल का गठन किया जाएगा। इस सेल के माध्यम से किसानों की हर समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा, जिससे उन्हें राहत मिलेगी और शिकायतों के निवारण के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पटना में एक दारोगा को सादी वर्दी में बदमाशों ने पीटा और आसपास मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही। किसी ने भी दारोगा को बचाने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
घटना पटना के एक व्यस्त इलाके में हुई। पुलिस जांच कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पटना के एक सरकारी विद्यालय में नशेड़ियों का कब्जा होने से स्थिति गंभीर हो गई है। परिसर में सुई और दवाइयां बिखरी रहती हैं, जिसके कारण कई बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शाम होते ही विद्यालय नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। सुरक्षा की कमी के कारण बच्चों का भविष्य खतरे में है। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि दूध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 23% योगदान देता है। बिहार में कफ सिरप कानून पर जीतन राम मांझी ने यू टर्न लिया है। पहले थोड़ा पीना गुनाह नहीं कहने वाले मांझी अब कानून के इम्प्लीमेंटेशन को गलत बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून का सही तरीके से पालन होना चाहिए। उनके इस बदले हुए रुख से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आंतरिक कलह और नीतिगत मतभेदों के कारण उन्होंने यह फैसला लिया। उनके इस्तीफे से पार्टी में निराशा का माहौल है और रालोमो को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने बिहार चुनावों में अपनी हार की समीक्षा शुरू कर दी है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हार के कारणों का पता लगाने के लिए बैठकें कर रहे हैं। प्रमंडलवार यह समीक्षा की जा रही है। सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास में राज्य सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चेन्नई के लिए विमान सेवा जल्द शुरू होगी। उन्होंने एयरपोर्ट का नाम फणीश्वरनाथ रेणु या भोला पासवान शास्त्री के नाम पर रखने की मांग फिर से दोहराई है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 सितंबर 2025 को हुआ था और उड़ान 5.0 योजना के तहत इसका विकास हो रहा है। मुंगेर जिले में पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का फेरबदल किया है। 6 थाना अध्यक्षों और एक अंचल निरीक्षक का तबादला किया गया है। संग्रामपुर थानाध्यक्ष विनोद कुमार झा को जमालपुर की कमान सौंपी गई है, जबकि जमालपुर के थानाध्यक्ष राजेश कुमार को साइबर थाने में भेजा गया है। इस बदलाव का उद्देश्य पुलिस की कार्यक्षमता को बढ़ाना है। अररिया के जोकीहाट में कॉमन सर्विस सेंटर CSSC का उद्घाटन किया गया। यह सेंटर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा। नागरिकों को दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस, भू लगान भुगतान जैसी ऑनलाइन राजस्व सेवाएं मिलेंगी। अंचल अधिकारी ने कहा कि यह केंद्र सरकारी सेवाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाने में मदद करेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में कई अधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ट्रैफिक जाम की समस्या पर बैठक हुई। विक्रमशिला सेतु पर ओवरलोडिंग रोकने के लिए सख्ती बरतने, CCTV कैमरे लगाने और वैकल्पिक मार्गों को चालू करने के निर्देश दिए गए। ओवरटेक करने पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई। NTPC को CCTV कैमरे लगाने में सहयोग करने को कहा गया है। भागलपुर में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रात 10 बजे के बाद DJ और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय लोगों को शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। मुजफ्फरपुर में कॉफ सिरप के साथ जब्त वाहनों की नीलामी में गड़बड़ी सामने आई है। 12 लाख की स्कॉर्पियो को महज 3,85,000 में नीलाम करने पर पटना हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि उत्पाद विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने मिलकर यह घोटाला किया है। कोर्ट ने नीलामी में शामिल अधिकारियों के संबंधों की जांच करने और आर्थिक अपराध इकाई को भी जांच करने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर के SKMCH में एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि वार्ड बॉय ने ब्लड के लिए पैसे लिए, लेकिन खून नहीं दिया। अस्पताल प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पहले भी वार्ड बॉय पर मरीजों से पैसे लेने के आरोप लग चुके हैं। धातु बाजार में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। गुरुवार के बाजार की बात करें तो सोना ने ग्राहकों को राहत दी है, वहीं चांदी की कीमत में बढ़ोतरी का क्रम जारी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बदल रही स्थिति का प्रभाव स्थानीय बाजार में दिख रहा है। इसके साथ ही डॉलर व रुपये के एक्सचेंज रेट में हो रहे बदलाव का प्रभाव भी धातु बाजार पर दिख रहा है। सोने की कीमत में 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद गुरुवार को मामूली कमी दिख रही है। गया जिले के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस के ठहराव की मांग तेज हो गई है। वर्षों से लंबित इस मांग पर विभागीय आश्वासन के बावजूद कोई निर्णय नहीं हुआ है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव न होने से उन्हें गया या कोडरमा जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसे की बर्बादी होती है। अब यह मांग जीतन राम मांझी के समक्ष भी रखी गई है। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड की केवला पंचायत में नल जल योजना पूरी तरह विफल हो गई है। 20,000 से अधिक आबादी वाले इस पंचायत के किसी भी वार्ड में नल जल योजना चालू नहीं है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से योजना को दुरुस्त करने की मांग की है ताकि पेयजल संकट से बचा जा सके। भोजपुर के सदर अस्पताल में 95 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट बंद होने से मरीजों का इलाज ऑक्सीजन सिलेंडरों पर निर्भर हो गया है। तकनीकी खराबी के कारण प्लांट बंद है, जिससे अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन आपूर्ति में मुश्किल हो रही है। अब अस्पताल प्रशासन के सामने सिलेंडरों की व्यवस्था करने की चुनौती है। आरा जंक्शन का स्वरूप बदलने वाला है। मालगोदाम को हटाकर वहां 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जिसके लिए 32 करोड़ रुपए की निविदा जारी हुई है। इसके साथ ही एक नया फुट ओवरब्रिज भी बनेगा। पहले प्लेटफॉर्म को तोड़कर 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे और अन्य प्लेटफॉर्मों का उच्चीकरण होगा। इससे व्यापार और आवागमन सुगम होगा। 17 दिसंबर को एजेंसी का नाम तय होगा। भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड के कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्या है। 5G के द्वार में भी ये गांव नेटवर्क शैडो एरिया बने हुए हैं, जिससे लोगों को घरों में फोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है। टेलीकॉम कंपनियों के दावों के विपरीत ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं और आपातकालीन स्थितियों में भी दिक्कतें आ रही हैं। ग्रामीण प्रशासन से टावर लगाने की मांग कर रहे हैं। दरभंगा न्यूज। शहर में बेसहारा पशुओं की समस्या गंभीर होती जा रही है। सड़कों पर आवारा पशुओं के झुंड यातायात में बाधा बन रहे हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। बेनीपुर दरभंगा मार्ग पर बसों में ओवरलोडिंग से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। पिछले 1.5 साल में कई मौतें हुई हैं, फिर भी मनमाना किराया वसूला जा रहा है। मजौड़ा बस स्टैंड बेकार पड़ा है। नए एसडीओ ने बसों को स्टैंड में लगाने और सही किराया लेने का आदेश दिया है। अवैध बस स्टैंड पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। गोपालगंज जिले के भोरे मीरगंज पथ के निर्माण से लोगों को धूल धक्कड़ से निजात मिलेगी और विकास को गति मिलेगी। इस सड़क के बनने से यात्रा सुगम होगी, समय की बचत होगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र में खुशी की लहर है, क्योंकि यह विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 22 हाथियों का झुंड सोमवार रात से पिपरा के घने जंगलों में शरण लिए हुए है। ग्रामीणों के अनुसार झुंड में शामिल हाथी का एक बच्चा चलने फिरने में असमर्थ है, जिस कारण पूरा झुंड आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वन विभाग उनकी निगरानी कर रहा है। किसानों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा।